हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनटीएससी स्टेज 2 अलजेब्रा। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया। ये देखा हमने किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। वहाँ आपको बताया था मैंने कि जो स्ट्रीम्स के क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आज हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिनॉमियल्स। आप सभी को बहुत अच्छे से आइडिया है इसके बारे में। एक ब्रीफ टर्म देखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स क्या है, सभी को मालूम है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन भी होता है पॉलिनॉमियल का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सभी आप अच्छे से जानते हैं। बस एक जरा सा पार्ट बताएंगे और फिर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पॉलिनॉमियल्स की। पॉलिनॉमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। आपको पता है पॉलिनॉमियल के अंदर इस तरह का फॉर्म रहता है, an(x पावर n) डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कर दें। सेम इस पैटर्न पे a1x प्लस a0। इस तरह के फॉर्म के अंदर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो हमारा पॉलिनॉमियल होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट जो है हमारा डिग्री होता है। एक चीज और, जो डिग्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस होल नंबर होता है। यहाँ पर पॉलिनॉमियल को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये टर्म्स है जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड हो रही है, दीज आर द टर्म्स। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल इस तरीके से, और डिग्री के बेसिस पे हम लोग जो है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, और एक चीज और, 0 डिग्री को कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। एक और खास बात है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल QX को या PX को हम किसी पॉलिनॉमियल GX से डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक क्वोशिएंट पॉलिनॉमियल QX टाइम डिवाइड होगा और वहां पर हमें एक रिमाइंडर पॉलिनॉमियल RX मिलेगा। और यहां पे जो RX होता है रिमाइंडर, यहां पे डिग्री ऑफ RX, जनरली डिवीजन के अंदर हम बात करते थे तो वहां टर्म लेस देन होता था, यहां डिग्री की फॉर्म में हम कंपैरिजन करते हैं कि डिग्री ऑफ RX जो है वो लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ GX। मींस इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है टर्म? तो जिस भी डिवाइजर पॉलिनॉमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं हमेशा रिमाइंडर का जो है डिग्री उससे क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? ये सिंपली हमें एक स्टेटमेंट देता है कि किसी पॉलिनॉमियल PX जिसकी डिग्री 1 और 1 से ग्रेटर है को अगर हम किसी लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस a से डिवाइड करें, ध्यान रखना लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस a वेयर a इज एन रियल नंबर, देन द रिमाइंडर शुड बी p ऑफ a। तो रिमाइंडर जो है हमारा वो p ऑफ a के इक्वल होगा। क्लियर है? इसका मतलब कि अगर किसी पॉलिनॉमियल PX को मैं डिवाइड करता हूं x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर है मेरा वो क्या होगा? p ऑफ a के इक्वल होगा। मींस x इक्वल्स टू a की, मतलब x की जगह a पुट कर दीजिए तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपके रिमाइंडर के इक्वल होगी। क्लियर है? इसी पैटर्न पे हमारा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? सिंपली कि अगर x इक्वल्स टू a पुट करने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस a हमारे पॉलिनॉमियल का फैक्टर होता है। कहने का मतलब क्या है? इफ यू पुट x equals to a where a is a real number, p of
a equals to 0, then x minus a is a factor of px. क्लियर है? तो मीन्स किसी वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं, वो उसको 0 बना दे, तो वो टर्म उसका क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है ना? उसको इक्वल्स टू 0 रख दें, अगर x माइनस ए इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू a के ऊपर अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 है तो इसका फैक्टर है। आपको चीज ध्यान आ रही होगी, 0 भी तो हम ऐसे ही निकालते हैं, और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और मैं उल्टा बोलूं, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी टर्म पे 0 है तो वो टर्म इसका फैक्टर होगा। दोनों ही तरीके से हम डील कर सकते हैं कि अगर ये फैक्टर है तो a के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है किसी रियल नंबर के ऊपर तो वो उसका फैक्टर होगा, तो x माइनस ए। तो ये जो टर्म्स हैं हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी सब आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है, फॉर्मूलेज हमें पता है, बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में हमें नॉलेज है। सॉरी। तो वो सब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और एक चीज और हम अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन सी जो है मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट जान होती है। उसी समय कॉन्सेप्ट पता लगता है कि किस तरह के जो टर्म्स हैं हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी हमें पता है, कैसे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन ही बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लेट px be a polynomial of degree 3 and pn equals to 1 by n for n equals to 1, 2, 3, 4, then the value of p5. ऑप्शन दिए हुए 0, 1 by 5, -2 by 5 है, 3 by 5। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से कि pn equals to 1 by n दिया हुआ है हमें किस वैल्यूज के लिए, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज के लिए। और यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। सॉल्व करें भाई। किसके लिए? n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। अब यहां पे देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये टर्म क्या बन जाएगा? n इंटू पी एन माइनस, अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि pn एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल था, n से मल्टीप्लाई किया तो इसके कितना हो गया? डिग्री 4। ये यहां पर क्या है? डिग्री 4 पॉलिनोमियल है। अब एक चीज और देखना कि इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 के ऊपर 0 है। आप यहां रखेंगे p ऑफ 1, p ऑफ 2, वो हमें दिख ही रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स या जीरोस क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 होंगे। तो उसके बेस के ऊपर हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। यहाँ पर यहां से आपको साफ नजर आ रहा है कि n pn माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 जो है इसके क्या है? जीरोस की तरह बिहेव करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं भाई? k टाइम्स कांस्टेंट टर्म तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसके जीरो है तो x माइनस 1 ये सभी इसके फैक्टर्स है। तो यहां से n pn की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो ये वैल्यू सही रहेगी। अब देखो मुझे यहां पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूं मैं? यहां पे इस टर्म के अंदर अगर मैं 0 पुट कर दूं, किस टर्म के अंदर? देखो मैंने n की फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, या तो इसको n pn लिख दें, तो यहां पे ये सब टर्म n की फॉर्म में कि मैंने x लिखा है तो मैं इसे x की फॉर्म में लिख देता हूं। तो ये जो टर्म है हमारा वो क्या हो जाएगा? हमें p ऑफ फाइंड करना है, तो इन सभी टर्म को मैं वेरिएबल n की फॉर्म के अंदर ही लिख देता हूं। अब मुझे यहां पर जो है कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें? हम लोग कर देते हैं पुट n इक्वल्स टू 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू दिस 0, यहां क्या रह जाएगा? -1। तो ये टर्म क्या हो जाएगा?
-1 -2 -3 एंड -4 मीन्स फैक्टोरियल 4 ही हो गया एक तरीके से, और 4 टाइम्स से मतलब पॉजिटिव हो जाएगा तो 24 वैल्यू होगी, तो k की वैल्यू क्या हो गई -1/24। तो ये चीज अगर हमें पता लगी तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें हम लोग अगर पॉलिनोमियल -1/24 n-1 n-2 n-3 +1, ये जो -1 है इसको उस साइड मूव कर देंगे, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए p ऑफ 5 की, तो n की जगह 5 पुट कर दे, तो 5 अब देखो 5 - 1 4 × 3 × 2 × 1 और +1 यहां पे होगा। क्लियर है? अब देखो यहां से 4 3 = 12 और 12 2 = 24, तो ये -1 बन गया ये टर्म। 5 × P5 0 हो गया, 5 को डिवाइड में भेज दें तो P5 की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहां पर 0 मिल गई। तो सिंपली अब बस इस कॉन्सेप्ट को जो है समझे, और ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए। क्लियर है? तो एक इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x - 1 द रिमाइंडर इज 3। अब देखो मीनिंग समझे, when a polynomial px is divided by x - 1 the remainder is 3, when px is divided by x - 3 the remainder is 5, if rx is the remainder when px is divided by x - 1 into x - 3 then the value of r of -2। हमें रिमाइंडर की वैल्यू -2 पे फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल px को जब आप x - 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है हमें 3 मिलता है, और सेम पॉलिनोमियल px को अगर हम x - 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है 5 मिलता है। और अगर उस px को हम x - 1 और x - 3 से करते हैं डिवाइड तो रिमाइंडर rx मिलता है। तो r ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी? अब देखो यहां से रिमाइंडर थ्रो का एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर किसी लीनियर फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर, अभी हाल हमने देखा था कि x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी p ऑफ 1, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 3 के। क्लियर? सेम इसी पैटर्न पे अगर px को x - 3 से डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या है 5, और px को देखो रिमाइंडर की बात हम कब करते हैं या रिमाइंडर थ्योरम की, जबकि लीनियर फैक्टर हो डिवाइड में। अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक टर्म है तो डिवीजन कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि px इक्वल्स टू x - 1 x - 3 से डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट कोई पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पर आपको एक चीज और रिमाइंड करवा दे कि जो डिग्री है रिमाइंडर पॉलिनोमियल का वो हमेशा डिवाइड करने वाली पॉलिनोमियल से मींस डिवाइजर पॉलिनोमियल से कम होता है। इसका डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री या तो 1 होगा या 0 होगा, मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो सेफ्टी साइड के लिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया, एक लीनियर पॉलिनोमियल, ये अगर हम निकाल लेंगे तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल हमें पता लग जाएगा। अब देखो इससे फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 टर्म है। यहां पर हमें पता है कि p ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आप 1 पुट करेंगे ये टर्म तो हो गया 0, p ऑफ 1 इक्वल्स टू x की जगह 1 रखा तो a प्लस b, और मैं से इक्वल टू p ऑफ 1 की वैल्यू 3 है तो a प्लस b क्या हो गया 3 हो गया। इक्वेशन 1 क्या दे, सेम पुट x इक्वल्स टू 3,
यहां पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0, तो ये टर्म 0। P ऑफ 3 इक्वल्स टू 3a प्लस बी, और ये वैल्यू 5 के इक्वल दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ। क्या करूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो यहां पे क्या होगा, b से b कैंसिल होगा, 2a इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई। अगर a की वैल्यू 1 है तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल क्या हो गया यहां से, a की वैल्यू 1, तो 1 रख दें तो x प्लस 2। मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। अब जब पॉलिनोमियल पता लग गया तो किसी पे भी निकालें, r ऑफ -2, तो x की जगह -2 रख दो, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0। क्लियर है। तो यहां पर भी हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्लियर। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा वो करेक्ट होगा, हमें रिमाइंडर जो है यहां पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। देखो नेक्स्ट टर्म में हमें दिया हुआ है द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस k स्क्वायर प्लस 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 बट नॉट बाय x प्लस 3 इज। अब देखो ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, x प्लस 2 से हमारा गिवन पॉलिनोमियल। तो ये चीज क्लियर है कि x इक्वल्स टू -2 पुट करने पर यह पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो बस काम बन गया हमारा। फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या लिखें, -2 पुट कर देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 5k इंटू -2 प्लस k स्क्वायर, ये टर्म होना चाहिए 4 माइनस 10k, सिंपली क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9, फैक्टर कर दें, k कॉमन ले लें यहां से -1, तो यहां से हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं k माइनस 9 और k प्लस k माइनस 1, तो इससे k की वैल्यू क्या हो गई 1 और 9। क्लियर है। अब देखो एक कंडीशन और दी हुई है, ये तो हमने पहली कंडीशन पुट करी कि जब x माइनस 2 x प्लस 2 फैक्टर है तो x इक्वल टू -2 पुट करने पर ये इसका क्या हो गया, 0 हो जानी चाहिए वैल्यू। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने यहां से फाइंड कर लिया। x प्लस 3 जो है वो फैक्टर नहीं है, मतलब ये नंबर x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है। तो उस केस के अंदर जब हम x इक्वल्स टू -3 पुट करते हैं तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल्स है इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 5k इंटू -3 प्लस जब फैक्टर ही नहीं है या डिविजिबल ही नहीं है तो टर्म नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 9 माइनस 15k प्लस k स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 14। फैक्टर करते हैं यहां पर तो क्लियरली 14k माइनस k नॉट इक्वल टू 0 है, k कॉमन ले लें तो k माइनस -1 कॉमन, तो यहां से k माइनस 14 और k इक्वल टू 1। तो जो k है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1 या फिर 14k।
अब यहां पर k की वैल्यू 1 और 9 के इक्वल होनी चाहिए, बट उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू 1 और 40 नहीं होनी चाहिए। मींस 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो 1 सॉल्यूशन बच रहा है यहां पर k की किस वैल्यू के लिए, 9 के लिए। ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या निकल जाएगा, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ओनली 9 के लिए जो है ये कंडीशन ट्रू है। क्योंकि अगर 1 ले लेते हैं हम, तो 1 में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ऐसा होने के लिए k जो है 1 नहीं होना चाहिए। k अगर 1 हो गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ k इज 9। क्लियर है? आई थिंक इजी है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x plus 1 power 4 is divided by x minus 1 cube, then the value of the remainder at x equals to 1 is, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं -16, 0, 16 एंड 32। अब देखो यहां पे क्या दे रहा है, देखो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड करने वाला टर्म बड़ा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहां पे डिवाइड ही करना होगा, क्लियर बात है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो डिवाइड करो, कोई ऐसा ट्रिक तो है नहीं हमारे पास, डिवाइड करते हैं। बट अब देखो डिवाइड करने के लिए मैं 4 पावर का या तो मुझे टर्म पता हो, मैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लगाऊं और उसको डिवाइड करूं। क्लियर? अब अगर आपको ध्यान होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं, a प्लस बी पावर n, ठीक है, अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बताऊं, तो ये टर्म होता है NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर NC2, C is a combination, b स्क्वायर प्लस इसी तरीके से NCn, a पे पावर 0 हो जाता है और लास्ट टर्म b पे पावर n। इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं इस टर्म को। तो अगर मैं x प्लस 1 पावर 4 को इस तरीके से लिखूं, सबसे पहले इसको मैंने लिखा x माइनस 1 प्लस 2 पावर 4, तो ओवरऑल वैल्यू x प्लस 1 ही है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि डिवाइड करने वाला टर्म जो है x माइनस 1 के पावर की फॉर्म के अंदर है, इसको डिवाइड करते हैं। तो इससे अगर मैं एक्सपैंड करूं तो यहां पे n की जगह 4 है, तो ये हो जाएगा 4c1, सबसे पहले तो 4c 0 का टर्म आएगा, नॉट 1, जो सेकंड टर्म है 2 की पावर 0 हो जाएगा। अगला 4c1 फिर 4c2 2 स्क्वायर, उसके आगे लिख रहा हूं यहां पे टर्म 4c3 इंटू 2 क्यूब और 4c4 लिखा है यहां पर, तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, अब ये वाला टर्म हम लोग x माइनस 1 के क्यूब से डिवाइड करने वाले हैं, तो ये टर्म तो कंप्लीटली डिविजिबल है। जो डिविजिबल नहीं होगा वो कौन सा टर्म होगा, ये वाला टर्म, ये रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया, यहां पे मैं लिख दूं 4c2 मतलब 6 और 6 इंटू 4 24, क्लियर। 4c3 का मतलब 4c1 होता है, इसका मतलब 4 और 8, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है 4 से, और 2 पावर 4 मतलब 16। ये हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा जब हम x माइनस 1 के क्यूब से इसे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टर्म तो डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म डिवाइड हो जाएगा, लेकिन लेस पावर वाले टर्म उससे डिवाइड नहीं होंगे, तो वो रिमाइंडर की फॉर्म में बचेंगे। हमें x इक्वल्स टू 1 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, तो मीन्स ये कोफिशिएंट गलत हो सही हो में मतलब नहीं है। हम पुट करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करना है, हमने रिमाइंडर पॉलिनोमियल rx निकाल लिया। जैसे x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ये 0 और ये 0, तो रिमाइंडर क्या बचा 16 at x इक्वल्स टू 1। क्लियर है?
तो मीन्स थोड़ा सा हमें लॉजिकल काम करना था, बाइनोमियल थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज करते हुए इस टर्म को सॉल्व किया है। अच्छा क्वेश्चन है, एनटीएससी स्टेज 2 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमें, 16 मिल जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पे ये पॉलिनोमियल आपके लिए लिख देता हूं, शायद थोड़ा सा अनक्लियर है, 64x³ माइनस 144x² प्लस 92x माइनस 15, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं एपी के अंदर है, then the difference between the largest and the smallest zero of the polynomial is, देखो क्या दिया हुआ है कि if the zeros of the polynomial 64x³ minus 144x² plus 92x minus 15 are in AP, then the difference between the largest and the smallest zero of the polynomial, अगर AP में इसके zeros हैं तो let हमने a माइनस डी ए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाय ए, मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन 64, यहां d से d कैंसिल हो जाएगा तो 3a इक्वल्स टू 144 अपॉन 64, 3 से कट करें, 3 4 जा 12, 24, 3 8 जा 4 से कट करते हैं इस टर्म को 12 टाइम, और इसको 4 से 16 टाइम, और ये 3/4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, हमने उसका फर्स्ट टर्म निकाली है, क्योंकि जो एपी में दिए हुए थे तो हम लोगों ने एपी की फॉर्म के अंदर इस टर्म को यहाँ पे अज्यूम कर लिया, तो a इक्वल्स टू 3/4। अब a की वैल्यू 3/4 है, सेकंड कंडीशन हम लोग देखें, हमें डिफाइन करना है, चाहे तो a की वैल्यू यहाँ पुट करके भी निकाल सकते हैं हम लोग, चलो यहाँ तो नहीं चलेगा, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है, a माइनस डी इंटू माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म अपॉन, तो ये होगा माइनस ऑफ माइनस 15/64, ये टर्म, ए की वैल्यू हमें पता है 3/4 है, ये a माइनस डी और a प्लस डी, a² माइनस d² होगा, a की वैल्यू 3/4 मतलब 9/16, सिक्सटीन टाइम 5 टाइम, उस टर्म को इस साइड ले आए तो d² इक्वल्स टू 9 माइनस 5, 4/16 मीन्स 1/4, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। अगर डी को हम लोग एपी में रूट्स तो उसी फॉर्म में निकलने वाला है, ऑर्डर जो है चेंज हो जाएगा, डी की जगह का प्लस 1/2 रखें तो ए इज अ मिडिल टर्म, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है, मीन्स a प्लस डी और a माइनस डी, देखो लार्जेस्ट क्या है, तो क्या हो जाएगा, टू डी, और डी कितना है 1/2, डिफरेंस कितना हो गया 1 के इक्वल। अगर मैं -1/2 लेता हूं तो डिफरेंस जो है -1 के इक्वल होगा, लेकिन लार्जेस्ट होना चाहिए टर्म, तो शायद वो ऑर्डर रिवर्स में आएगा, जब हम लोग d -1/2 लेंगे तो AP क्या हायर से लोअर साइड मूव करेगी, कॉमन डिफरेंस जो है नेगेटिव है, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 के इक्वल। तो सिंपली हमने क्या किया, रूट्स को AP के स्टैंडर्ड टर्म में मान लिया, क्यों, कैलकुलेशन ईजी करना था, बस सिंपली सॉल्व किया और वैल्यू फाइंड कर लिया, इजी था हमारे लिए क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखें, इसमें दिया हुआ है x and y are two non-negative numbers such that 2x plus y equals to 10. x and y are two non-negative numbers. ये ध्यान रखिएगा, ये non-negative numbers दिए हुए हैं. such that 2x plus y equals to 10. The sum of the maximum and minimum value of x plus y. हमें x plus y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम निकालना है. अब देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है. बस इंटीजर वे के अंदर अगर हम बात करें तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी होगी 8, या मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू कितनी होगी 10. x 0 y 10. x को अगर मैं 1 कर दूं तो y 8, x को अगर 2 कर दें तो y 6, x को अगर 3 कर दें तो y 4, और x को अगर मैं 4 कर दूं तो y 2, और x को अगर 5 कर दिया जाए तो y कितना हो जाएगा 0. इससे ग्रेटर तो मैं x को नहीं कर सकता भाई. x की वैल्यू मैंने 0 1 2 3 4 5 रख ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 10 8 6 4 2 एंड 0 मुझे मिल गई है. यहां पर y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मुझे चेंज करते हुए रखनी होती. तो मतलब मैंने एक रफ आइडिया लगा लिया है, रफ क्या एग्जैक्ट आइडिया लगा लिया कि ये वैल्यूज जो है वो हमारे पॉसिबल है यहां पर. तो इस केस के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी x प्लस वाई की, यहां से देख लो 10, इससे ग्रेटर वैल्यू नहीं है. और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस 5 5, और मैक्सिमम और मिनिमम का सम कितना हो जाएगा 15. तो बस यही निकालना था यहां, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज. हमें ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. ठीक, देखो या तो इस टर्म को मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकता हूं, या फिर मुझे पता है ग्राफ के बारे में अगर हमें नॉलेज है, जो पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं वो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो अगर पॉजिटिव है a, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स बनता है, हमें मालूम है. तो कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा, और इसकी जो ये वैल्यू होती है वो क्या होती है माइनस बी बाई 2a, तो माइनस डी बाई 4 इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी. हम इससे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कि पी एक्स हमें क्या दिया हुआ है क्लियर. तो यहां से मैंने क्या किया, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मिनिमम वैल्यू में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहां पर 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 3 इंटू 2, 25 माइनस 24, और ये अदर माइनस साइन पहले से ही है, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई -1/12. इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं. पॉलिनोमियल हमें गिवन है, मैं 3 अगर कॉमन ले लूं तो ये टर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2/3. अब इसे परफेक्ट स्क्वायर से, इस टर्म को मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो हमें पता है इसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये अगर टर्म बना x माइनस 5/6, क्लियर
5/3 नहीं आएगा, 5/6 आएगा। हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, यहीं पे बताता हूँ आपको। 25/36 हम ऐड करते हैं, प्लस ये टर्म हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो ये x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये 3 तो मल्टीप्लाई है ही सही, तो ये 3 इंटू एक्स माइनस प्लस ये टर्म कितना हो गया 36 एलसीएम ले लें हम लोग अगर यहाँ पे, तो 12 टू 24 माइनस 25 1/36। क्लियर है टर्म। यहां से हमने क्या किया, x अब मिनिमम वैल्यू निकालनी थी हमें इसकी, तो इस वैल्यू को 0 कर दें, 0 कर देंगे तो टर्म हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कोई साइन का गड़बड़ तो नहीं किया है। हाँ, ये माइनस का, ठीक है, ये 24 बन जाएगा, 24 माइनस 25। अब पुट यहां पे क्या कर देंगे, यहां पुट करते ये वैल्यू 0 और ये मिनिमम वैल्यू क्या हो गया -1/12। ये 0 हो गया, 3 से -1/36 मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हम लोग जो है अपनी मिनिमम वैल्यू यहां पर फाइंड कर लेंगे। तो आप चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, या आपको ये टर्म पता है कि इस तरह से पैराबोला का जो है या स्लोप चेंज होता है, वहां पे या तो ये वैल्यू मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, उस फॉर्म में भी हम लोग इस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ a+1 इक्वल्स टू b+2 इक्वल्स टू c+3 इक्वल्स टू d+4 इक्वल्स टू a+b+c+d+5 देन a+b+c+d इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए हुए -5 -10/3 -7/3 एंड -5/3। हमें क्या दिया हुआ है, आप देखो यहां पर इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है। हमें दिया हुआ है a+1 इक्वल्स टू b+2 c+3 d+4 इक्वल टू a+b+c और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a+b+c+d की। अब यहां पे मैं इनिशियली सभी वैल्यूज को एक ही फॉर्म में फाइंड करता हूं। पहले मैंने क्या किया, तो यहां से b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इक्वेशन 1। सेम इसी पैटर्न पे a+1 इक्वल्स टू, तो यहां से c की वैल्यू इधर लेके आएंगे तो -3, तो a-2। a+1 इक्वल्स टू d+4, तो इससे d की वैल्यू, और a+1 इक्वल्स टू a+b+c+d+5। ये सभी इक्वल में दिए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे b, c और d की वैल्यू सभी हमने एक ही फॉर्म में निकाल ली है। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ और एक ही वैल्यू निकालता हूँ, उससे मुझे सभी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे a प्लस b को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से a-1, c को, d को +5। देखो ये 5 -3 और -2, ये -5 तो कैंसिल हो गया, एक a से एक a कैंसिल, 1 इक्वल्स टू a और a, 3a-1, और यहां से a इक्वल्स टू 2/3। क्लियर है ये टर्म, a 2/3 हो गया, यहां पे रख दें, तो b की वैल्यू क्या होगी 2/3 -1। भाई टर्म एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 - 3 -1/3। c की वैल्यू -4/3 और d की वैल्यू a-3 मीन्स फाइंड क्या करना है, a+b+c+d+5। सभी वैल्यूज हमें पता लग गई है, तो
पुट करें यहां से 2/3, सॉरी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 5 नहीं है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बी की वैल्यू कितनी है, -1/3 -4/3 और माइनस, यहाँ एक चीज तो नजर आ गया, सभी कैल्शियम 3 है, तो -7 और -4 -11 और -1 -12 और 2 -10/3, तो वैल्यू कितनी होगी -10/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, तो मीन सिंपली दिया हुआ था, आपको बस मैनिपुलेट करना है टर्म्स को और वैल्यूज फाइंड करनी है, इजी है हमारे लिए क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज सच दैट p of 1 equals to 1, p of 2 equals to 2, p of 3 equals to 3 and p of 4 equals to 5, then the value of p6। ऑप्शन दिए हुए 16, 13, 10 और 7। अभी कुछ इसी पैटर्न का pn equals to 1/n हमने क्वेश्चन किया था, उसी से मिलता जुलता है। देखो क्या दिया हुआ है, p of 1 equals to 1, मीन्स क्या लिख सकते हैं, सेम इससे p of 2 -2 equals to 0 और क्लियर है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि p x -x इक्वल्स टू 0, और ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और इसके क्या है, इस अकॉर्डिंग 0, 1, 2, 3 हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम 1, 2 और 3 पुट करें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इससे, अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं यहां पर तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स इसके 1, 2, 3 फैक्टर हो गए तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, और क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है। यहां पर हमें एक वैल्यू और दी हुई है p4 इक्वल्स टू 5, पुट 4 पुट कर दे, 4 - 1 3 × 2 × 1, p4 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 - 4 1, k इक्वल्स टू 1/6, k की वैल्यू निकल गई तो पॉलिनोमियल हमें पता लग गया। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 1/6 × x - 2 x - 3, या फिर प्लस x। फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ p6, तो x की जगह 6 पुट कर दे, वन बाई 6, ये 5 4 प्लस 6, तो यहां पे देखो 4 3 12, 2 टाइम 10 16, p ऑफ 6 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, यहां पर 16 मिल जाएगी। सिंपली हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग जो है, जो कंडीशन हमें दी होती है उसके थ्रू हम लोग करते क्या है, हम फाइंड करते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल एक बार निकला उसके बाद तो हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखें अपना। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 135, y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 351 एंड z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड
इक्वल्स टू 243 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए हुए, तो देखो गिवन क्या है। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू सेम वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस 351 एंड z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस इक्वल्स टू ये तीनों टर्म हमें गिवन है। मैं इनको ऐड कर देता हूं। तो हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई का टर्म ये रहा, एक्स वाई का टर्म ये रहा, एक्स जेड वाई जेड, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 2xy 2yz, इनको ऐड करें 5 और 1 6 और 3 9, 5 और 3 8 और 4 12, कैरी 1 5 7 29। इस टर्म को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ये टर्म क्या है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 729, हमें पता है 27 का स्क्वायर होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी 27। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखें यहां से, तो सब जगह से x कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ये और x प्लस वाई प्लस जेड 27 रख देता हूं, तो यहां से x की वैल्यू 5, 27 का डिवाइड करते 135 में। इसी पैटर्न पे देखो यहां पे y कॉमन अगर मैं ले लेता हूं सेकंड इसमें, तो यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा और ये इक्वल है 351 के। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, मींस 27 का डिवाइड 351 में लगाएंगे, 27 को 351 में डिवाइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 27 10 जा 270 और 27 3 जा 81, 270 प्लस 81 करेंगे तो कितना आएगा 351, मींस 13 टाइम। और इसी पैटर्न पे थर्ड इक्वेशन में से अगर हम लोग z कॉमन लेते हैं, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब मुझे x पता है, y पता है, z पता है, फाइंड क्या करना है, मीन्स 5 स्क्वायर सबसे पहले 169 और 81 को ऐड करते तो 170 और 82 50 प्लस 25 275। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई यहां से 275। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो सिंपली बस आइडेंटिटी का कमाल है और थोड़ा सा आपका दिमाग भी है, दोनों का मिक्स करके हम लोग ये क्वेश्चन इजीली यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है टर्म आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, क्या दिया हुआ है, इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 2, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 30 एंड p इंटू क्यू इंटू आर इक्वल्स टू 10, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस p 1 माइनस क्यू और 1 माइनस आर विल बी। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी टर्म दी हुई है, देखते हैं क्या चाहिए और क्या है या क्या नहीं है हमारे पास, वो इसके अकॉर्डिंग पता लगेगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई, 1 से करेंगे तो 1 माइनस क्यू
माइनस पी, आर से मल्टीप्लाई होगा अगर सभी टर्म, तो 1 माइनस आर माइनस क्यू आर माइनस पी आर प्लस पी क्यू आर। यहां से देखिए 1 माइनस कॉमन लेंगे यहां और ये टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं और कोई मिस्टेक किया मैंने, हाँ ये टर्म्स प्लस हो जाएगी। देखो यहां से जब मैंने 1 को r से मल्टीप्लाई किया, माइनस आर माइनस क्यू और माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी और आर प्लस पी आर, तो ये प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इन तीनों टर्म को भी अरेंज कर लिया, प्लस पी क्यू आर। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो p प्लस क्यू प्लस आर दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं चाहिए, पी क्यू आर दिया हुआ है, मीन्स मुझे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल सा टर्म है, हमें पता है कि p प्लस क्यू प्लस आर हमें जो है वो दिया हुआ है 2 के इक्वल, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर टू 4, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 30 है, प्लस 2 टाइम्स पी क्यू क्यू आर, उस साइड लेके जाएंगे, माइनस 30 माइनस 26 और 2 का डिवाइड, माइनस 13, इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 13। यहां पुट करें तो 1 माइनस 2 प्लस माइनस 13 प्लस 10, तो माइनस 2 और माइनस 13 माइनस 15 और 11 माइनस 4। यहां पे एक मिस्टेक किया हुआ है, यहां पे क्या होगा, नेगेटिव टर्म आएगी, तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो साइन चेंज कर लेना, मैंने शायद साइन का मिस्टेक कर दिया है। तो माइनस 15 और 10 माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24, क्लियर है। तो हमने ये चीज़ क्लियर कर ली, यहाँ पर ये साइन मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया था, इसे सही कर लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यूब एंड जेड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब देन जेड क्यूब इक्वल्स। हमें 3 रिलेशनशिप दिए हुए हैं यहाँ पे, मीन्स आपको बस इसी से फाइंड करना है जेड क्यूब की वैल्यू। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब है, वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू और जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब है, हमें जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी। तो देखो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहां से y की वैल्यू निकालें, y इक्वल्स टू बी क्यूब अपॉन, इस y की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं x की जगह पे, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मीन्स b पावर 6 और ये z पावर 4, ये ऊपर चला जाएगा स्क्वायर स्क्वायर होके। इस x को यहां पुट कर देते हैं, मुझे एलिमिनेट करके z की फॉर्म में लाना था, जैसे मैं रख दूंगा z का टर्म रह जाएगा, तो क्या होगा z इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा, a पावर 6 z पावर 8, तो z पावर 8 और z पावर 1 मिलके क्या बन जाएगा, z क्यूब। और z क्यूब में इसको उधर ले जाएंगे तो b12 c क्यूब
a पावर 6 और ये z 9 बन गया, z क्यूब नहीं रहेगा ये, तो ये z जो है पावर 9 है। क्यूब रूट लें दोनों तरफ पे, तो ये z पावर 3, 1/3 पावर करेंगे तो ये b पावर 4, ये c और a स्क्वायर, तो ये z क्यूब की वैल्यू होगी, ऑप्शन से मैच करें तो b पावर 4c a स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये टर्म? तो इसी तरह बस मैनिपुलेट करना है और वैल्यूज फाइंड करनी है। क्लियर बेटा? आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने पॉलिनॉमियल्स को जो है बेसिक डिस्कस किया, उससे कुछ हायर थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन डिस्कस किए, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अलजेब्रा में आगे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर। थैंक यू।